अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं जोशीमठ नगर क्षेत्र में जियो टेक्निकल सर्वे जारी है, जिसकी रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी विभाग को दी जानी है। पीडब्ल्यूडी विभाग इस रिपोर्ट को सरकार को सौंपेगी। लगभग 4 से 5 जगह पर जियो टेक्निकल सर्वे को जो है वो की गई है, जिसमें कि सुनील वार्ड, मनोहर सिंधार, मारवाड़ी वार्ड और गांधीनगर वार्ड में सर्वे का काम चल रहा है। लेकिन जियो टेक्निकल सर्वे में जोशीमठ नगर के आसपास के क्षेत्र में पक्की चट्टान नहीं है, जो भविष्य में जोशीमठ में होने वाले निर्माण कार्यों को लेकर एक बड़ी चिंता सामने आ रही है। जोशीमठ नगर के नीचे बड़े बड़े पत्थर, मिट्टी और पानी की स्थिति बताई जा रही है। नगर क्षेत्र में भार क्षमता बढ़ी तो फिर से बोल्डर पत्थर नीचे की तरफ खिसक सकते हैं और दरार बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और ऐसे में जोशीमठ में चल रहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की आवश्यकता बताई जा रही है। नितिन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। नितिन, जरा बताइएगा, जियो टेक्निकल सर्वे का काम जारी है और अब रिपोर्ट जो है वो भी सौंपी जाएगी। जी, निश्चित रूप से अगर बात करें तो नवंबर महीने से जोशीमठ के अलग अलग वार्डों में जो जियो टेक्निकल सर्वे है उसका काम किया जा रहा है। इस रिपोर्ट को पीडब्ल्यूडी के पास सौंपी जानी है और पीडब्ल्यूडी इसको पूरी समेट करके फिर सरकार को सौंपेगी। हमने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से इस पूरे मामले में बात की है तो उनका ये कहना है कि जो अभी तक सर्वे हुई है उसमें कहीं भी जोशीमठ के नीचे चट्टान नहीं निकली है, बल्कि मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर निकले हैं। बोल्डर और पत्थर निकलने का मतलब यह है कि अगर भविष्य में यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा निर्माण किया गया तो बोल्डर और पत्थर फिर नीचे की तरफ खिसकेंगे, जिससे आने वाले समय में फिर दरारें पड़ेंगी और उससे कहीं ना कहीं जोशीमठ के विभिन्न वार्ड प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं अब ये है कि जोशीमठ में एक मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य करने होंगे और लोगों को भी ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे ज्यादा बड़ा जो निर्माण कार्य है वो न किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए नितिन। ऊर्जा निगम बकाया बिल वसूली के लिए लगातार अभियान चला रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में 100 करोड़ से अधिक का बकाया ऊर्जा निगम ने यहां पर वसूला है, लेकिन इसमें 150 उपभोक्ताओं ने करीब 2.5 करोड़ के बाउंस चेक थमा दिए। वहीं पर ऊर्जा निगम ने उपभोक्ताओं को नोटिस भेजकर कनेक्शन काटने के भी निर्देश दिए हैं। अधीक्षण अभियंता अमित कुमार का कहना है कि जब उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जाते हैं तो वो अपने बचाव में उस समय चेक थमा देते हैं, लेकिन अब चेक जो है वो बाउंस हो गए हैं। फिलहाल जिन उपभोक्ताओं के चेक बाउंस हुए हैं उनसे 6 महीने तक चेक के माध्यम से कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि उपभोक्ता ऑनलाइन के माध्यम से अपने बिल जमा कर सकते हैं ताकि उपभोक्ताओं के साथ साथ विभाग को भी कोई परेशानी नहीं हो। ऊर्जा निगम का जनवरी महीने का 187 करोड़ का वसूली का लक्ष्य रखा गया है। ड्राइव पे जाते हैं लोग तो चेक दे देते हैं और चेक बाद में बाउंस हो जाते हैं। तो उसके बाद ये है कि जिनके बाउंस होते हैं चेक उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं और उसके बाद उनकी चेक से फैसिलिटी है वो 6 महीने के लिए बंद कर दी जाती है। करीब 2-2.25 करोड़ के चेक बाउंस हुए थे और उपभोक्ता होंगे 100-150 करीब होंगे और वो सही फिगर तो एक्शन बताएंगे, लेकिन उस पर कार्रवाई होती है। उत्तराखंड में 6 महीने के भीतर निकाय चुनाव हो सकते हैं। सचिव शहरी विकास ने हाईकोर्ट में ये जानकारी दी है। हाईकोर्ट ने सचिव का ये बयान रिकॉर्ड भी कर लिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सचिव शहरी विकास नितिन भदौरिया कोर्ट बेंच में, जहां पर उन्होंने जानकारी दी और राज्य में जुलाई 2024 से पहले निकाय चुनाव हो सकते हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले की अगली तारीख जो है वो 16 अप्रैल की दी है। 2 दिसंबर को राज्य में निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन चुनाव कराने के बजाय प्रशासकों की नियुक्ति कर दी गई थी। इसी को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सचिव शहरी विकास प्रस्तुत हुए थे और उनके इस आश्वासन के साथ कि 6 महीने के भीतर जो निकाय चुनाव है वो किसी भी हालत में करा लिए जाएंगे। तो उनके इस स्टेटमेंट को दर्ज करते हुए, रिकॉर्ड करते हुए माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने अगली तारीख याचिका को लंबित करते हुए 16 अप्रैल की तय की। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में नवगठित उत्तराखंड निवेश और आपराधिक संरचना विकास बोर्ड की पहली बैठक हुई है, जिसमें मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बोर्ड और कार्य समिति की संरचना के साथ ही 10 करोड़ के प्रारंभिक कॉर्पस कोष के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है। सीएम धामी ने कहा कि जिन उद्देश्य के लिए इस बोर्ड का गठन किया गया था उसके परिणाम जो है वो जल्द ही धरातल पर दिखाई देंगे और इसके लिए प्रभावी कार्य योजना के साथ कार्य किया जाए। सीएम धामी ने कहा कि ऋषिकेश कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर के साथ ही वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए प्रदेश के विभिन्न स्थलों के चयन को प्राथमिकता दी जाए।
देहरादून से खबर मिल रही है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी फरवरी में पीएम मोदी की रैली कर सकती है। इसको लेकर उत्तराखंड बीजेपी ने पीएम मोदी से आग्रह किया है। उत्तराखंड में पीएम की तीन रैली करवाने का आग्रह किया गया है और उत्तराखंड बीजेपी पहली रैली फरवरी में करवाना चाहती है। प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि हमारी पांचों लोग एक लोकसभा की रैली तो हमारी हो चुकी है। हमने कहा कि पांचों लोकसभा में प्रधानमंत्री की सभाएं हों। प्रधानमंत्री ने हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से अनेकों सभाएं मांगी है और लोकसभा चुनाव से पूर्व एक भगवामय वातावरण बन जाए, भाजपा कमल हर घर में खिल जाए, हर परिवार से मतदाता निकलकर मोदी जी को प्रचंड मतदान देने में अपनी सहभागिता है, उसके सारे कार्यक्रम हम आगामी दिनों में करने वाले हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर अभी किसी भी पार्टी का टिकट दावेदार को लेकर साफ नहीं हुआ है। बीजेपी जहां पर दावेदारों को लेकर अलग से मीटिंग का हवाला दे रही है, वहीं कांग्रेसी कैंडिडेट के लिए कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए गए हैं। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, लोकसभा चुनाव को लेकर 5 सीटों पर सीटिंग सांसद अब भी असमंजस की स्थिति में है। वजह दोनों लीडिंग पार्टियों का अभी टिकट के दावेदारों को लेकर कोई साफ रुख नहीं है। बीजेपी में जहां पार्टी संगठन ने इंटरनल सर्वे किया है, वहीं हर लोकसभा सीट पर जनता के बीच में जाकर भी सर्वे किए जा रहे हैं, लेकिन सिटिंग सांसदों को ही टिकट दिए जाएंगे, इस पर पार्टी नेतृत्व कुछ भी कहने से बच रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर चीज की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत चर्चाएं होंगी। टिकट के संदर्भ में कोई चर्चा दूर दूर तक नहीं है। जब विषय आता है तो केंद्रीय नेतृत्व जिस प्रकार की पद्धति अपनाता है, उसी पद्धति के आधार पर पार्टी निर्णय करती है और निर्णय हमारा सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। और मैंने कहा ना, हमारे निर्णय में केवल ध्वज भाग घोषित होता है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल ही होता है। वहीं कांग्रेस ने अब 5 सीटों पर अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं, जो हर सीट पर सांसद के टिकट के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे, जिनकी जिम्मेदारी होगी जनता की नब्ज टटोलना। बुधवार को कोऑर्डिनेटर की दिल्ली में मीटिंग भी होनी है और उसी आधार पर टिकट फाइनल करने की बात की जा रही है। टिकट वाला निर्णय पार्टी हाईकमान को करना है और हाईकमान के स्तर पर कल अखिल भारतीय स्तर पर 5 कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग भी है, क्लस्टर वाइज, हर राज्य से अलग अलग, और कल से उनकी बैठकें चालू हो रही हैं। जो भी हाईकमान का निर्देश होगा उस तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। यानी कि कह सकते हैं कि भले ही चुनावी बिगुल दोनों ही पार्टी ने बजा दिया हो, लेकिन किस सीट पर कौन दावेदार होगा, इस पर ना तो बीजेपी और ना ही कांग्रेस कोई भी फिलहाल अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे हुए हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत करने पर विशेष जोर दे रही है। केदारनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अब और अधिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य महकमा आगामी यात्रा शुरू होने से पहले गुप्तकाशी में और केदारनाथ धाम में यात्रा की सुविधा हेतु 50-50 बेड का हॉस्पिटल तैयार करने जा रहा है, जिसमें कई अत्यधिक सुविधाएं मौजूद होंगी। इसका बेहतर लाभ श्रद्धालुओं और आम जनता को मिलेगा। हर दृष्टि से हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो हमारी चारधाम यात्रा रुद्रप्रयाग जिले में बहुत हजारों लाखों हमारे श्रद्धालु आते हैं। अब हमने गुप्त काशी में भी उप जिला चिकित्सालय बना रहे हैं। 50 बेड का हॉस्पिटल हमने वहां पे स्वीकृत कर दिया है और केदारनाथ में भी 50 बेड का हॉस्पिटल इस साल हमारा बनके तैयार हो जाएगा। पहाड़ों में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां पहले ऊपरी इलाकों में पानी जम रहा था, तो वहीं अब निचले इलाकों में भी पानी जमने की कगार पर है। सुबह और शाम को तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि धूप खिलने से राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह शाम की ठिठुरन ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
अल्मोड़ा की मॉल रोड को सीवर लाइन डालने के बाद बंद कर दिया गया है और जिससे रोडवेज की बसों का संचालन अब नए बस अड्डे लोअर मॉल रोड से हो रहा है, जिससे कि बसों में यात्रियों की संख्या में कमी होने से परिवहन निगम की आय जो है वो घट गई है। और इसके साथ ही जल निगम का काम एक जेसीबी मशीन लगाकर कछुआ गति से चल रहा है, जिसे पूरा होने में कई सप्ताह बीतने की उम्मीद लगाई जा रही है। स्कूल बसों सहित अन्य वाहनों को कई किलोमीटर कर यात्री जो है वो यात्रा कर रहे हैं। पिथौरागढ़ में सेना और स्थानीय लोगों के बीच विवाद लगातार गहरा रहा है। पारंपरिक रास्तों को लेकर गहराए विवाद को सुलझाना जहां प्रशासन के लिए भी टेढ़ी खीर साबित हो रही है, तो वहीं पर जनप्रतिनिधियों के साथ ही प्रभावितों ने भी आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। पिथौरागढ़ उत्तराखंड का अकेला ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं दो देशों से मिलती है। चीन और नेपाल से सटे इस जिले में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। मुख्यालय से लेकर लिपुलेख बॉर्डर तक सेना की छावनियां मौजूद है, लेकिन अब जहां भी सेना है वहां स्थानीय लोगों के साथ विवाद लगातार गहरा रहा है। मुख्यालय से सटे 22 गाँवों का रास्ता बंद होने से हजारों की आबादी को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। हालात तो ये है कि ग्रामीणों को अपने ही खेत खलियानों और मंदिरों तक जाना कठिन हो गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। धार्मिक स्थल है हमारे, जो हमारे पूर्वजों से पूजा हुआ जो हमारे शिव का मंदिर है, वहाँ पर रास्ते रोक दिए जा रहे हैं, गांव घर के रास्ते रोक दिए जा रहे हैं। कितनी बार हम क्या नाम कहा जिला महोदय को भी पत्र दे चुके हैं, ब्रिगेड कमांडर से भी मिल चुके हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। असल में सेना जिन रास्तों पर अपना हक जताती है उन पर ग्रामीण सदियों से आवाजाही करते आ रहे हैं। सेना गोचर, पनघट और मंदिरों को जाने वाले रास्तों की लगातार घेराबंदी कर रहे हैं। हालात तो ये है कि प्रशासन के दखल देने के बाद भी सेना के अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं है। 22 गाँव के लोगों का सेना के साथ धारचूला में भी विवाद गहरा रहा है। यहाँ लोग सेना को लीज में दी गई जमीन वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हम एक देश के नागरिक हैं, कॉमन इंटेंशन है राष्ट्र को आगे ले जाना, हर एक की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना। इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई कहीं पर विवाद है। जो छुटमुट बातें कभी कभी जरूर हो जाती हैं, कुछ नियम कड़े होते हैं, मेरी नज़रों में और जगहों का भी है, कई जगहों की ऐसी बातें हैं। भी हमारी सिविल मिलिट्री लियाजनिंग की मीटिंग्स भी होती हैं, इसमें सीएस साहब भी प्रिपरेशन करते हैं, ऑनरेबल सीएम साहब के लेवल पे होती है, उसमें भी इन मुद्दों को रखा जाता है। और अगर कोई इसमें ऐसा लगता है कि इसको एस्केलेट करने की आवश्यकता है ऊपर, तो उसमें भी इसको रखा जाएगा और सौहार्दपूर्ण तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। चीन और नेपाल से घिरे बॉर्डर इलाकों में सुरक्षा तंत्र की मौजूदगी बेहद जरूरी है। यही नहीं, सामरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सेना को जमीन की भी जरूरत है। ऐसे में बेहतर यही होता है कि सामरिक जरूरतों को पूरा करने के साथ ही ग्रामीणों की दिक्कतों का भी हल निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो तय है कि पक्ष विपक्ष और स्थानीय लोग इस मुद्दे पर जल्द ही आर पार जंग में कूदते नजर आएंगे। हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन, उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी की बेटी और उत्तरकाशी की महिला पर्वतारोही सविता कंसबाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार जो 2022 से सम्मानित किया गया है और ये अवार्ड उनके पिता राधेश्याम कंसबाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ग्रहण किया है। जैसे ही सविता का नाम बोला गया, उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए। समारोह में मौजूद उनके परिवार के सदस्य सविता की मां भी आंसू नहीं रोक पाई और भावुक हो गई। 2022 में उत्तरकाशी जिले की एक चोटी फतेह करने गई सविता कंसबाल की हिमस्खलन की चपेट में आने से जान चली गई थी। एवलांच में अन्य लोगों को बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं की और खुद की जान न्यौछावर कर दी। 16 दिनों में 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की एवरेस्ट और मकालू चोटी को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला थी। क्या आप मैट्रिमोनियल साइट से अपना जीवन साथी ढूंढ रहे हैं? तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल मैट्रिमोनियल साइट से कोटद्वार के एक युवक के साथ
30,000 की ठगी कर ली गई है। दरअसल लड़की की फेक आईडी बनाकर ये ठगी की गई है। पीड़ित रघुवीर सिंह नेगी ने बताया कि वो मैट्रिमोनियल साइट पर शादी के लिए रिश्ता खोज रहा था और इसी दौरान उसे लड़की के नाम से बनी एक आईडी से मैसेज आया और मिलने की बात कही गई। फिर एयरपोर्ट पर विदेशी करेंसी को इंडियन करेंसी में बदलने के नाम पर उससे 30,000 रुपए जो है वो ठग लिए गए हैं और इसके बाद उसने मैसेज में जवाब देना बंद कर दिया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि उक्त आईडी जो है फर्जी थी। शिकायत पर पुलिस ने जांच की है और एक नाइजीरियन समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 महिला भी शामिल हैं। जिसपे एक मैट्रिमोनियल साइट पे फेक आईडी बनाई गई थी, जिसके हिसाब से एक रिक्वेस्ट भेजी गई और जब रिक्वेस्ट भेजी गई तो आगे का प्रोसेस चला तो उन्होंने फिर कहा कि मतलब एयरपोर्ट पे उन्हें कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, जिसके लिए उन्होंने थोड़ी पैसों की मांग की, जिसके झांसे में आकर उन्होंने उनके अकाउंट में लगभग 30,30,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। देहरादून की कालसी में नशे के विरुद्ध एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें जौनसार बावर के 39 खेतों के लोग जो थे मौजूद रहे हैं और सभी वक्ताओं ने अपने विचार रखे और इस मुहिम को गांव स्तर पर चलाने की बात कही। कालसी में जुटी ये भीड़ एक महापंचायत के आयोजन में पहुंची थी। मौका था नशे के खिलाफ एक आंदोलन चलाने का। इस महापंचायत में कई महिलाएं भी शामिल हुई। वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कुल मिलाकर महापंचायत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यदि नशे से युवाओं को बचाना है तो पहली शुरुआत खुद अपने ही घर से करनी पड़ेगी। और नशा जो बढ़ रहा है ये न केवल जौनसार बावर बल्कि उत्तराखंड के और देश के लिए बहुत घातक है। इस नशे से पीड़ित लोग आज बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जौनसार बावर के हित में आगे आना होगा और जैसे कि अभी कहा कि ये काम पुलिस प्रशासन का है, पुलिस प्रशासन तब कर पाएंगे जब हम लोगों का सहयोग। कार्यक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन के लोग भी मौजूद रहे। एसपी ने इस मुहिम की तारीफ की और लोगों से अपील की कि नशा तस्करों की सूचना देने वालों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और दोषी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। मैंने सभी लोगों से यहाँ आग्रह किया कि आप हमें जो भी यहाँ पे नशा कर रहा है या करवा रहा है उसकी ठोस सूचना हमें दें, हम कार्रवाई करेंगे और कोई भी इससे बच नहीं पाए। धामी सरकार ने साल 2025 तक नशा मुक्ति प्रदेश बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प की धारणा पर महापंचायत पर आयोजन हुआ, जिसमें गणमान्य लोगों ने युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। साथ ही युवाओं को ये भी समझाना होगा कि नशे का रास्ता सिर्फ बर्बादी की ओर ले जाता है और नशे से दूरी से घर परिवार की खुशहाली होगी। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। जैसे जैसे 22 जनवरी का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे लोगों पर रामधुन का जादू चढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन घाट पर नजर आया, जब राम की धुन पर देसी विदेशी एक साथ झूमने लगे। और ये जादू है अयोध्या में 500 साल के इंतजार खत्म होने का। देखिए आपके नई टिहरी को पर्यटन के लिहाज से डेवलप करने की मांग काफी लंबे समय से उठ रही है। हालांकि कई प्लान तो बनाए गए, लेकिन वो भी धरातल पर नहीं उतर पाए। टिहरी का नाम आते ही लोगों के मन में टिहरी डैम और झील का ख्याल आता है और टिहरी झील को पर्यटक की दृष्टि से डेवलप भी किया जा रहा है। और आज टिहरी झील वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स का हब बन रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर नई टिहरी शहर इस पर्यटन डेवलपमेंट से अछूता है, जिसकी वजह से पर्यटन सिर्फ टिहरी झील तक ही सीमित रह गया है। नई टिहरी शहर को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए कई सर्वे भी हुए, लेकिन वो सिर्फ फाइलों तक सीमित रहे। सबसे पहले तो पर्यटन नगरी नाम रह गया, पर्यटन नगरी। इसमें पर्यटन नाम से कोई चीज़ है ही नहीं। यहाँ जो पर्यटक आता है उसको बैठने के लिए एक टेबल तक नहीं है मार्केट के अंदर। और दूसरा, हम बड़े खुश थे कि यहाँ यूरोपे आ रहा है गुरुद्वारे के पास, उससे शहर की कोई लाइफलाइन चलती, लेकिन वो भी सुना कैंसिल हो गया है। तो शहर में क्या रह गया? खत्म है। और पर्यटक यहाँ पर आएगा कैसे? क्योंकि जो बाहर से जो भी पर्यटक आता है वो चंबा होते हुए जो है कोटी चला जाता है। कोटी तक ही यहाँ पर जो है पर्यटक सीमित है और पर्यटकों को ये भी मालूम नहीं है कि यहाँ पर नेटरी है कहाँ पर। जिला मुख्यालय होने के चलते नई टिहरी शहर सिर्फ सरकारी दफ्तरों का केंद्र बनकर रह गया है और पर्यटन के नाम पर यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी या फिर टूरिस्ट स्पॉट डेवलप नहीं हुए
जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन सके और पर्यटक नई टिहरी शहर की तरफ रुख कर सके। वहीं पर्यटन विभाग का कहना है कि टिहरी लेक प्रोजेक्ट के तहत नई टिहरी शहर को डेवलप किया जाएगा। यहाँ से भी नई टिहरी शहर के लिए जो रोपवे का प्रस्ताव रह गया था, उसमें जो NHAI की टेक्निकल टीम थी उनके द्वारा विजिट भी किया गया, परंतु उसमें जो टेक्निकल और फाइनेंशियल विजिबिलिटी है उसके अनुसार उन्होंने कुछ अन्य रोपवे टेकअप करे, जैसे केदारनाथ रोपवे और अन्य। तो अभी इस पे इतना ही। टिहरी में पर्यटन कारोबार को पंख लगाने के लिए नई टिहरी शहर को भी डेवलप करने की जरूरत है, ताकि टिहरी शहर वासियों को भी इसका फायदा मिल सके। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। देहरादून में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस वॉइस ड्रोन की मदद ले रही है और इस ड्रोन से आपको बताते चले कि पहले नो पार्किंग और अवैध अतिक्रमण वालों को चेतावनी दी जाती है और फिर 5 मिनट का समय दिया जाता है, और इस समय के दौरान अगर नो पार्किंग से गाड़ी और अवैध अतिक्रमण नहीं हटता है तो चलाने की कार्रवाई जो है वो की जाती है। तो किस तरीके से चालान कटते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। वही ड्रोन से ही पूरे शहर की सड़कों और गलियों में नजर रखी जा रही है। ड्रोन के माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसे वाहन जो रोड के किनारे बेतरतीब खड़े होते हैं, साथ ही साथ ठेलियां जो अस्थायी अतिक्रमण है उससे जो जाम लगता है उसको देखते हुए लगातार ड्रोन के थ्रू मॉनिटरिंग भी हो रही है। साथ ही साथ चलान के लिए भी संबंधित को तुरंत देखने के बाद भेजा जा रहा है, जिससे उसका चलान किया जा रहा है। और नजर डालते पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत पहुंचे टिहरी। स्वास्थ्य मंत्री नर्सिंग ऑफिसर्स को देंगे नियुक्ति पत्र। टिहरी और भंसाली विधायक भी साथ मौजूद। अल्मोड़ा में जिला योजना समेत अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक डीएम ने ली है। जिले भर के अधिकारियों को गुणवत्ता के साथ ही निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। रामनगर में राज्य आंदोलनकारियों ने फ्री होल्ड की दरों को बढ़ाए जाने के खिलाफ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बढ़ाए हुए रेट से वापस लेने की मांग की है। रामनगर के सुंदरखाल के वन ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की तैयारी कर ली है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं मिली है। बागेश्वर में ऐतिहासिक झूला पुल खोलने की मांग को लेकर व्यापारियों ने बंद रखा है और पूरे शहर में रैली निकालकर प्रशासन का पुतला दहन किया। पिथौरागढ़ में गौड़ीहाट टोरी रोड बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया और साथ ही रोड नहीं बनने पर लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों का बागेश्वर में भव्य स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश में हुई प्रतियोगिता में उत्तराखंड ने 4 गोल्ड 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। उससे पहले बीकेटीसी ने बद्रीनाथ धाम के मुख्य पड़ाव जोशीमठ में भगवान नरसिंह के मंदिर में ध्वजा लगाई। देहरादून में राम मंदिर के लिए अक्षत कलश यात्रा पहुंची है तो लोगों ने उत्साह के साथ स्वागत किया है। मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। बागेश्वर में गरुड़ के राजकीय आदर्श विद्यालय में भोजन माता पाक कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है, जिसमें कि प्रेमा देवी ने पहला स्थान हासिल किया। आगे भी खबरें जारी हैं और छोटे से ब्रेक के लिए।